बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद अम्मार रज़ा शाह। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है रिलेशनशिप बिटवीन सेल स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शन। रिलेशनशिप यानी हमने ताल्लुक़ देखना है सेल के स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन में। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन कि सेल के स्ट्रक्चर का इसके फंक्शन यानी इसके काम के साथ क्या ताल्लुक़ है, आज हम ये स्टडी करेंगे। ज़ाहिर सी बात है कि किसी भी चीज़ की जो शेप है, जो उसकी साख्त है, वो डिपेंड करती है कि वो क्या काम परफॉर्म करेगा। जैसे हमारे पास एक लकड़ी है, अगर उसी को हम शेप दे दें बैट की तो उसका काम कोई और होगा, अगर उसी को हम शेप दे दें कुर्सी की तो उसी का काम कोई और होगा। यानी शेप चेंज हो गई तो उस चीज़ का काम भी चेंज हो गया, फंक्शन भी चेंज हो गया। इसी तरह हमारे पास जो सेल्स हैं, इनके स्ट्रक्चर जो हैं ये भी स्पेसिफिक होते हैं, ख़ास होते हैं इनके फंक्शन के रिलेटेड कि ये कौन सा काम जो है या कौन सा फंक्शन जो है परफॉर्म करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एग्ज़ाम्पल लें साइज़ और शेप को देखिए, साइज़ एंड शेप। अगर सेल्स के साइज़ और शेप को देखा जाए तो रेड ब्लड सेल्स हमारे पास स्फेरिकल होते हैं, राउंड होते हैं। रेड ब्लड सेल्स हमारे पास स्फेरिकल हैं। इनका काम क्या है कि इन्होंने अपने अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हीमोग्लोबिन जो है इसको अकोमोडेट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा हीमोग्लोबिन को अपने अंदर डिपॉजिट करेंगे। अब चूँकि रेड ब्लड सेल्स हमारे पास स्फेरिकल हैं, RBCs जिसे हम कहते हैं रेड ब्लड सेल्स, ये हमारे पास स्फेरिकल हैं, तो इनके अंदर हीमोग्लोबिन जो है काफ़ी ज़्यादा अकोमोडेट हो जाएगी, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो है हमारे पास ये भी बेसिकली ग्लोबुलर ही है, ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर है, यानी गोल है या राउंड कह सकते हैं। अब हीमोग्लोबिन का क्या काम है कि इसने ऑक्सीजन जो है उसको कैरी करना है, लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट जो है ऑक्सीजन की वो इसको कैप्चर करती है। लेकिन जो CO2 है उसकी बहुत कम अमाउंट होती है जो हीमोग्लोबिन पकड़ती है। अब ये क्या करेगी कि इस ऑक्सीजन को पकड़ेगी और हमारे जिस्म के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में लेके जाएगी। तो रेड ब्लड सेल्स हमारे खून के अंदर होते हैं, इसका मतलब उसके अंदर हीमोग्लोबिन है और ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पकड़ लेगी। तो जिस्म में एक हिस्से से अगर ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करवानी है दूसरे हिस्से तक तो वो कौन करवाएगा? रेड ब्लड सेल। और उसकी शेप बिल्कुल उसी तरह बनाई गई है जिस तरह उसका काम है, यानी इसने हीमोग्लोबिन को कैरी करना है। तो मैं कह सकता हूं कि बेसिकली RBCs का भी यही काम है कि इसने क्या करना है कि ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करवानी है, जो कि हीमोग्लोबिन का बेसिकली काम है। तो मैं ये सिंपली ये भी कह सकता हूँ कि RBCs भी क्या करवा रहे हैं? ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करवा रहे हैं, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो है RBCs के अंदर ही पाया जाएगा। तो बताने का यहाँ पे मकसद ये है कि जिस तरह का उसकी शेप है सेल की, उसी तरह का उसका फंक्शन है। अगर साइज़ को देखा जाए तो साइज़ इसका स्मॉल होता है, दूसरे सेल्स के मुकाबले में RBCs का साइज़ जो है स्मॉल होगा, ताकि ये बारीक से बारीक जो कैपिलरीज हैं या खून की नालियाँ जो बहुत बारीक हैं उनमें से आसानी से गुजर सकें। तो ये हमारे पास RBCs पहली एग्जांपल है। साइज़ और शेप को अगर देखा जाए तो इसका साइज़ भी छोटा है, ताकि ये ब्लड वेसल्स जो हैं जिन्हें हम कैपिलरीज कहते हैं, ब्लड वेसल्स जिन्हें हम कैपिलरीज कहते हैं, उनमें से इजीली पास आउट हो जाएं। तो दो काम इसकी जो है साइज़ इसको गुजरने में हेल्प कर रहा है खून की नालियों में से, और शेप इसकी हेल्प कर रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हीमोग्लोबिन को इकट्ठा कर सके और वो हीमोग्लोबिन ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को इकट्ठा कर सके, और इस ऑक्सीजन की फिर बाद में ट्रांसपोर्ट करवाई जाएगी जिस्म के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक। अगर हम यहाँ पे नर्व सेल्स को देखें
दूसरी एग्जांपल हम ले लेते हैं नर्व सेल्स की। नर्व सेल्स जिन्हें हम न्यूरॉन्स भी कह देते हैं, इन्हीं को हम न्यूरॉन्स भी कह देते हैं, चाहे नर्व सेल कह लें चाहे न्यूरॉन्स कह लें। इनकी शेप भी जो है इनके बिल्कुल काम से मुशाबत रखती है। इनका काम क्या है कि जिस्म के एक हिस्से से मालूमात जिस्म के दूसरे हिस्से में लेके जानी है, या मैं कह सकता हूँ जिस्म के एक हिस्से को जिस्म के दूसरे हिस्से के साथ जोड़ना है। वो किसका काम है? इसी नर्व सेल्स या न्यूरॉन सेल्स का। ये तो ये बहुत लेंथी होते हैं, बहुत लंबे होते हैं। एग्जाम्पल दूँ तो हमारे ये पाँव की फिंगर से लेके हमारे हेड तक इतने ये लंबे हो सकते हैं, यानी कुछ मीटर्स तक भी ये लंबे हो सकते हैं। अब इनका काम क्या है कि जिस्म के एक हिस्से से मालूमात लेके जानी है जिस्म के दूसरे हिस्से तक। फ़र्ज़ करें ये मालूमात लेके आ रहा है स्किन सेल से, ये चीज़ गर्म है, स्किन के सेल से मालूमात लेके आया, जिस शक्ल में मालूमात लेके आएगा उसे हम कहेंगे नर्व इम्पल्स। उसे क्या कहेंगे? नर्व इम्पल्स, जो कि यहाँ पे मैंने एरो से शो की है। अब मैंने किसी चीज़ को हाथ लगाया, वो गर्म थी, वो मालूमात जो है कौन लेके आया? यही नर्व सेल लेके आया, और वो मेरे ब्रेन तक गई। ब्रेन ने फिर मेरे मसल्स को कहा कि भाई इसको खींच लो, ये गर्म है। तो वो जो मालूमात ब्रेन से मसल तक गई है वो किसके थ्रू गई है? नर्व इम्पल्स के थ्रू गई है। और मेरे मसल्स को इन्होंने कहा कि भाई अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करो, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो मेरा जो जिस्म है वो खींचा जाएगा। मेरा जिस्म जो है उसका जो बाजू है वो क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा और मेरे हाथ को खींच लेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि नर्व सेल जो है पैगाम को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं, और उनकी शेप बिल्कुल वैसी ही है जैसा उनका काम है। तो यहाँ पे ये जो मैंने एरो ड्रा किए हैं इसे मैं कहूँगा ये नर्व इम्पल्स है। बेसिकली ये पैगाम जा रहा है जिस्म के एक हिस्से से दूसरे हिस्से की तरफ। तीसरी अगर एग्ज़ाम्पल ली जाए यहाँ पे, तो हम अपने मसल्स के सेल्स को देख सकते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं मसल सेल्स, मसल सेल्स। मसल्स के सेल भी जो हैं ये थोड़े से इलोंगेटेड होते हैं, लंबे होते हैं। अब इनके लंबे होने का क्या मकसद है या क्या फ़ायदा है? अब अगर इनकी शेप देखी जाए तो ये कुछ इस तरह से होगी हमारे पास, यानी ये एक मसल सेल, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। यहाँ पे इसका न्यूक्लियस हम यहाँ पे ड्रा करेंगे। ये ब्लू में यहाँ पे इनका न्यूक्लियस है, यूँ और यूँ। अब मसल सेल्स हमारे पास इलोंगेटेड हैं, लंबे हैं। इसी तरह अगर स्केलेटल मसल्स को भी देखा जाए तो वो भी हमारे पास इलोंगेटेड होते हैं। तो चूँकि मसल सेल्स हमारे पास इलोंगेटेड हैं, लंबे हैं, कुछ यूँ, ये। अब मसल सेल्स जो है इनका क्या काम है कि इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करना है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये चीज़ों को खींचेंगे। फ़र्ज़ करें यहाँ पे मेरा बाइसेप मसल है, अब अगर मैंने इस हड्डी को खींचना है अपने शोल्डर की तरफ, तो मेरा ब्रेन क्या करेगा? इस मसल को पैगाम देगा, और वो पैगाम किसके थ्रू जाएगा? इस न्यूरॉन के थ्रू या इस नर्व सेल के थ्रू वो पैगाम गया मसल की तरफ और उसको खींचा गया। जब वो खींचा गया तो मसल का क्या काम है? कॉन्ट्रैक्ट करना। ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ये मेरी हड्डी को मेरे शोल्डर की तरफ खींच लाएगा। तो इसकी शेप बिल्कुल वैसी ही है जैसा इसका काम है। तो मसल सेल जो हैं इनका क्या काम है कि इन्होंने कॉन्ट्रैक्शन करनी है, और जब भी ये कॉन्ट्रैक्शन करेंगे तो ये मूवमेंट करवाएंगे, बॉडी पार्ट्स की मूवमेंट करवाएंगे, मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स। तो ये जिस्म के हिस्सों की
मूवमेंट करवाएंगे। अच्छा, तो ये हमने यहाँ तक देख लिया साइज और शेप। अगर हम सरफेस एरिया को देखें, सेल के सरफेस एरिया को यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं। सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो, सरफेस एरिया। दूसरी जो चीज़ जो कि हम मेनली देखते हैं वो क्या है हमारे पास, सरफेस एरिया। इसमें क्या होता है कि फर्ज करें ये हमारे पास प्लांट की रूट है, ये प्लांट की रूट है। इसके अंदर ये जो सेल्स हैं ये इसके एपिडर्मल सेल्स हैं, यूँ। इसी तरह दूसरे सेल्स भी हैं इसके अंदर, ये कोर्टेक्स, एंडोडर्मस, ये मुख्तलिफ लेयर्स हैं। इन लेयर्स के अंदर हमारे पास जाइलम है। ये हमारे पास जाइलम। अब होता क्या है कि ये मट्टी के अंदर है और मट्टी में पानी मौजूद है, यूँ। अब अगर तो इतने ही सेल होते, यहाँ तक ये सेल होता हमारा, तो इसका सरफेस एरिया बहुत कम होना था। अब क्या हो गया कि एक्सपैंड हो गया, यहाँ से इसकी अपेंडेजेस निकल आई हैं या प्रोजेक्शन निकल आई हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ कि इसका ये सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा हो गया है। अब ये ज़्यादा से ज़्यादा पानी को ऑब्जॉर्ब करेगी। इसको हम बेसिकली कहते हैं रूट हेयर। ये जो सेल्स की अपेंडेजेस निकली हैं या प्रोजेक्शंस निकली हैं, इनको हम कहते हैं रूट हेयर्स। तो सरफेस एरिया ज़्यादा हो गया, सेल के एक्सपैंड होने की वजह से सरफेस एरिया ज़्यादा हो गया। और जब सरफेस एरिया ज़्यादा हुआ तो सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से पानी जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा जज़ब किया गया और ये पानी जो है सेल के अंदर भेज दिया गया, यूँ। और ये जब जाइलम के अंदर गया तो जाइलम क्या करेगा कि इसकी अब ट्रांसपोर्ट करवाएगा। तो जाइलम के सेल्स ट्यूब लाइक हैं, अगर देखा जाए तो इसके सेल्स जो हैं ट्यूब की तरह के हैं और ये क्या करवाते हैं, पानी की ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। तो यहाँ पे हमने दो सेल्स पढ़ लिए, एक हमने एपिडर्मल सेल्स पढ़ लिए रूट के, जिनकी वजह से रूट हेयर्स बनती हैं। तो रूट हेयर्स की वजह से ज़्यादा क्या होगा, पानी अब्जॉर्ब होगा और ये पानी जो है कहाँ पे जाएगा, जाइलम के अंदर। अब नेक्स्ट जाइलम के सेल्स ऐसे हैं कि ये पानी को नीचे से ऊपर लेके जाएंगे, यानी जाइलम के सेल्स ट्यूब लाइक हैं और ये पानी की मूवमेंट करवाएंगे नीचे से ऊपर की तरफ या रूट से मैं कह सकता हूँ पत्तों की तरफ। तो ये सरफेस एरिया जो है अगर उसको देखा जाए तो इन सेल्स का सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से पानी का ज़्यादा यानी पानी ज़्यादा से ज़्यादा ये जज़ब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है जाइलम तक जाएगा और जाइलम से फिर पत्तों तक जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये जाइलम है। तो जाइलम की शेप भी जो है बिल्कुल वैसी ही है जैसा उसका काम है। इसी तरह अगर हम देखें सेल्स को उसके ऑर्गेनेल्स की प्रेजेंस पे, तीसरी जो चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे, हम देखेंगे प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनेल्स, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनेल्स। अब ऐसे सेल्स जो कि सक्रीशन करते हैं, चीज़ें सक्रिएट करते हैं, जैसे हमारे माउथ के अंदर सेल्स हैं जो कि थूक को रिलीज़ करते हैं, थूक को सक्रिएट करते हैं, या इसे मैं सलाइवा भी कह सकता हूँ। उन सेल्स के अंदर जो कि सक्रीशन करते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बहुत ज़्यादा होगा, ऐसा ऑर्गेनेल जो कि सक्रीशन में हेल्प कर रहा है। और दूसरा ऑर्गेनेल जो है गोल्जी अपैरेटस, ये भी काफ़ी ज़्यादा होगा। तो ऐसे सेल्स जिनके अंदर सिक्रीशन होती है, यानी जो कि चीज़ों को अपने अंदर से बाहर निकालते हैं, सक्रीट करते हैं, उनमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बहुत ज़्यादा होता है और गोल्जी अपैरेटस भी बहुत ज़्यादा होता है। और ऐसे सेल्स जो फोटोसिंथेसिस करते हैं,
उनमें क्लोरोप्लास्ट काफ़ी ज़्यादा आता है, क्लोरोप्लास्ट। इसके अलावा अगर बोन सेल्स को देखा जाए, अगर ये हमारे पास फर्ज करें बोन है, फर्ज करें ये हमारे पास बोन है। अब हम जानते हैं कि अगर कैल्शियम जो है ज़्यादा हो, कहते हैं अगर कैल्शियम आप ज़्यादा खाएं ताकि आपकी हड्डियां ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत हों। अगर आपके पास कैल्शियम ज़्यादा है ब्लड के अंदर, तो कैल्शियम क्या होगा, जमा होता जाएगा किसके अंदर, हड्डियों के अंदर। तो इसका मतलब कि ज़्यादा कैल्शियम होगा तो ज़्यादा हड्डी मजबूत होगी। बेसिकली होता क्या है कि जो हड्डी के सेल्स हैं हमारे पास, फ़र्ज़ करें ये हमारे पास हड्डी के सेल्स हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। ये हड्डी के सेल्स क्या करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ये हड्डी के सेल्स, इसको नीचे ड्रा कर लेते हैं, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा। यहाँ पे ये हमारे पास मैट्रिक्स है बोन का, और इसके अंदर ये सेल मौजूद हैं इसके। अब ये सेल्स क्या करते हैं कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में, यानी सेल के बाहर जो चीज़ मौजूद है, जो मैट्रिक्स या फ्लूइड मौजूद है, उसके अंदर कैल्शियम को स्टोर करेंगे। अगर आपके खून के अंदर, यानी ब्लड के अंदर, यहाँ पे लिख देता हूँ, रेड कलर में ड्रा कर लेते हैं, ब्लड वेसल, खून की नाली, अगर इसके अंदर कैल्शियम जो है, यानी आपके खून में कैल्शियम काफ़ी ज़्यादा है, तो क्या होगा, ये कैल्शियम मूव कर जाएगा किसके अंदर, हड्डी के अंदर। और इस कैल्शियम को कौन जमा करवा रहा है, बोन के सेल्स। और अगर खून के अंदर कैल्शियम की कमी होगी तो हड्डी से कैल्शियम मूव कर जाएगा खून के अंदर। इसका मतलब अगर आप कैल्शियम कम यानी लेंगे तो क्या होगा कि हड्डियां कमज़ोर होगी, क्योंकि उनमें से कैल्शियम निकल के खून के अंदर जाएगा ताकि उसकी कमी को पूरा किया जा सके खून के अंदर। लेकिन अगर आप कैल्शियम ज़्यादा लेते हैं तो खून में चूँकि कैल्शियम ज़्यादा आ जाएगा, तो ज़्यादा कैल्शियम जो है ये हड्डी के सेल्स क्या करेंगे, अपने अंदर स्टोर करवा लेंगे। तो इसका मतलब हड्डी आपकी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी और ये सपोर्ट करवाएगी किसको, बॉडी को। और ये हमारा आज का टॉपिक था कि सेल का जो स्ट्रक्चर है वो उसके फंक्शन के साथ किस तरह से रिलेट करता है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। तो अच्छी उम्मीदों के साथ इजाज़त लेता हूँ। अल्लाह हाफिज़।